Everyone, this is for class 9. We are continuing with the chapter the cell. Okay, now in this part we will see about the discovery of cell. It began with the discovery of microscope. देखिए सेल कैसा होता है. सेल is very small. We cannot see a cell with naked eyes. सेल्स आर वेरी स्मॉल विच कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आइज. तो हमें ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी जिसका मैग्निफिकेशन काफी ज्यादा हो और उसके सेल के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या कंपोनेंट्स है वो हमें क्लियरली दिखा सके. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग डिस्कवरी ऑफ सेल बिगैन विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप. मतलब जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही हम लोग सेल्स देख पाए हैं. Okay, now for normal human eye, the near point of the eye is 25 centimeter. You have studied this in class 8, near point and far point. Near point जो होता है एक normal human eyes के लिए it is 25 centimeter. इसका मतलब है कि अगर कोई भी object हम at a distance of 25 centimeter रखते हैं from the eyes, तो वो हमें एकदम क्लियरली दिखाई देता है. That point is called as near point of the eye. So how much is the near point of the eye for a normal human eye? It is 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर से और ज्यादा पास रखते हैं तो आंखों के ऊपर स्ट्रेन आता है और ऐसा हो सकता है कि हमें वो चीज क्लियरली नजर ना आए. तो नियर पॉइंट कितना होता है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई? इट इज 25 सेंटीमीटर. दैट वी नो. सो इट मीन्स from a distance of 25 centimeter, we can see an object which is only 0.1 mm clearly. तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से हम कितनी छोटी चीज इजीली देख सकते हैं? अप टू 0.1 mm. मतलब ऑब्जेक्ट साइज अगर 0.1 mm तक का है तो वो चीज हमें 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से एकदम क्लियरली दिखाई देती है. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है विच इज लेसर देन दिस साइज, मतलब 0.1 mm से और भी छोटी चीज है, तो वो हमारी आंखें देख नहीं सकती है. राइट. और सेल का साइज तो माइक्रोमीटर में होता है जो बहुत ही छोटा, मतलब 10 to the power -6 मीटर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर होता है. इसका मतलब वो बहुत ही छोटा साइज है. राइट. मतलब 1 माइक्रो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर. राइट. तो मतलब ये बहुत छोटा साइज हो गया. तो ये तो इम्पॉसिबल है चीज हमें नेकेड आइज से देखना. इसीलिए ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन दिस कैनॉट बी व्यूड विथ नेकेड आइज. मतलब 0.1 mm से अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो हमारी आंखें उसे क्लियरली देख ही नहीं सकती है. तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर एनलार्जमेंट ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट. तो अगर इतनी छोटी चीजें अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी है, सो व्हाट वी डू, वी यूज अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या करेगा? इट विल मैग्निफाई द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, एनलार्ज करेगा ऑब्जेक्ट्स को, सो दैट उनके अंदर के जो डिटेल्स है वो हम क्लियरली स्टडी कर सके. सो आई होप माइक्रोस्कोप क्या है ये क्लियर है. देखिए ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इट इज नॉट रिटन इन द बुक. दिस इज सम additional information which I am giving so that this chapter becomes more interesting for us. Okay. अब ये जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप इज ऑफ 2 टाइप्स. एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप मतलब ये जो माइक्रोस्कोप है इट मेक्स यूज ऑफ लाइट. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इट मेक्स यूज ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इससे और ज्यादा डिटेल समझने की आपको जरूरत नहीं है. आई विल शो यू वन पिक्चर ऑल्सो ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑल्सो. ओके. सो let's see what is light microscope and electron microscope first.
So light microscope is of two types, simple light microscope and compound light microscope. Simple light microscope जो होता है उसमें भी लाइट यूज होती है, लेकिन एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है. हमें पता है मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. तो एक सिंपल लेंस होगा, कॉन्वेक्स टाइप ऑफ लेंस होगा, और वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाएगा. उसके अंदर के ज्यादा डिटेल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं. तो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराना हो, या जो फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ है या डिस्कवर हुआ है, और जो बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, दैट इज अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. सेकेंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ मेनी लेंसेस. एक से ज्यादा लेंसेस, मतलब दो अगर कॉन्वेक्स लेंसेस यूज होते हैं, अलग अलग पावर की लेंसेस होती है, फोकल पॉइंट अलग अलग होता है उनका, और जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो 300 to 1500 टाइम्स. मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको कितना ज्यादा एनलार्ज कर सकता है, उसके साइज से 300 टाइम्स अप टू 1500 टाइम्स, मतलब इतना ज्यादा एनलार्ज वो कर सकता है. कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. आई विल show you a picture of a compound microscope. See the picture here. This is a compound microscope. Compound microscope जो होता है उसमें एक जो लेंस होता है वो यहाँ पे एक ऊपर लेंस होता है, और सिमिलरली दूसरा जो लेंस होता है वो यहाँ पे नीचे के तरफ भी एक लेंस होता है. राइट तो दो से ज्यादा या एक से ज्यादा लेंसेस होने के वजह से जो मैग्निफिकेशन पावर मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है, 300 to 1500 टाइम्स. सो आई होप you have seen this compound microscope. Have a look over here. This is a compound microscope. यहाँ पे एक लेंस है नीचे, और यहाँ पे ऊपर भी एक लेंस है, और ये हमारा स्पेसिमेन है जो यहाँ पे रखा हुआ है. ओके, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इंस्टेड ऑफ लाइट एज अ सोर्स, a beam of electrons is used. लाइट माइक्रोस्कोप में वी आर यूजिंग लाइट एज अवर सोर्स, क्योंकि स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करना भी जरूरी है, वरना वो दिखाई नहीं देगा. राइट तो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड एज अ सोर्स. मैग्निफिकेशन पावर कितना है? मैग्निफिकेशन इज 20,000 टाइम्स मोर. मतलब एक ऑब्जेक्ट को कितना एनलार्ज कर सकता है? 20,000 टाइम्स इट्स साइज. इतना ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलता है. मतलब आप सोचिए, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, और भी सेल ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स है उसका माइन्यूट स्टडी हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन पावर जो है इट इज 20,000 times of the size of the object. See, this is an electron microscope. This is an electron microscope. Okay. Then let's see the history of cell. So धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई है. So let's see how it proceeds. Anton van Leeuwenhoek, it is the name of a scientist. He is a Dutch scientist. उन्होंने इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप किया पहले, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है? वो माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स ऑफ बैक्टीरिया के सेल्स देखे, यूग्लेना, विच इज अगेन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है यूग्लेना भी. स्पर्म सेल देखा है, एग सेल देखा है, एंड ब्लड कार्पस्कल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. ब्लड कार्पस्कल्स मतलब ब्लड सेल्स जो होती है, लेकिन किनकी? इनवर्टिब्रेट्स, मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ब्लड कार्पस्कल्स उन्होंने देखे, ब्लड सेल्स उन्होंने देखे. जैसे ह्यूमंस में ब्लड सेल्स होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है, वैसे इनवर्टिब्रेट्स में जो ब्लड सेल्स होती है वो सारी, ये जो सारी सेल्स लिखी हुई है यहाँ पे, सारी उन्होंने जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था उसके अंदर स्टडी की है इन 1683. देन सी हाउ इट प्रोसीड्स. ओके, देन रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया है ये तो आपको पता है. एक कॉर्क का स्लाइस लिया है. कॉर्क मतलब जो पेड़ होता है
बड़ा पेड़ और ओल्ड ट्री होता है, उसके ऊपर का जो बार्क जो होता है, जो ब्राउन कलर का दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क, वो डेड सेल्स होती है। तो उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया है एंड ऑब्जर्व्ड, जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा उन्होंने वो कॉर्क स्पेसिमेन को, तो उन्होंने स्ट्रक्चर कैसा देखा है, हनीकॉम्ब पैटर्न देखा, हेक्सागोनल सेल्स उनको नजर आई है, और उन्होंने हर एक जो कंपार्टमेंट उनको दिखा है उसको नाम दिया है अ सेल। ये सेल मतलब लैटिन में उसका, सेल इज अ लैटिन वर्ड, उसका जो मीनिंग है सेल का वो है अ लिटिल रूम। ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उनको दिखे थे, तो उन्होंने उसको नाम दिया था सेल। देन ये कब रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में, 1665। Then Robert Brown, he was a Scottish botanist, discovered little spear-like structure in the cells of the orchid root, named it nucleus. उन्होंने जो प्लांट सेल है, ऑर्किड का जो प्लांट होता है, उनका रूट्स उन्होंने स्टडी किए माइक्रोस्कोप के अंदर, तो रूट सेल्स भी होते हैं ऑब्वियसली। तो रूट सेल जो, जब रूट स्टडी किया तो रूट जो सेल्स है, प्लांट सेल्स जो है, उनके अंदर उनको एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर नजर आया हर एक रूट सेल के अंदर, और वो स्पेरिकल शेप को उन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियस इन 1831। देन ह्यूगो वॉन मोल इन 1838 एंड जोहानिस परकिंजे इन 1839, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म किया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला के बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। देन हक्सली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस या जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, वो ये जो एरिया होता है, प्रोटोप्लाज्म जो एरिया होता है, वहीं पे कैरी आउट होती है इनसाइड अ सेल। देन हेकेल डिस्कवर्ड दैट न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें ये पता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? मतलब जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, और डीएनए जो होता है वही हमारा जेनेटिक कोड होता है। तो जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो ट्रांसमिट कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब he discovered that nucleus is responsible for storing and transmitting hereditary characteristics, क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कहाँ से होंगे, जो जेनेटिक कोड स्टोर होता है वो कहाँ से ट्रांसफर होने वाला है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस जब स्टडी करेंगे डिटेल में तब ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होगी। देन जैकोब मैथियस श्लाइडन, he was a German botanist, proposed that all plants consist of cells. उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो सारे के सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। इन 1838 में उन्होंने ये प्रपोज किया। देन थियोडर श्वान, ही वॉज अ जर्मन जूलॉजिस्ट, proposed that all animals and plants are made up of cells. इन्होंने बोला था कि सिर्फ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स या प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। श्वान ने बोला कि all animals as well as plants are made up of cells. Then Rudolf Virchow, he was a German biologist. He states that cell arises from a pre-existing cell. राइट, मतलब नए सेल्स कहाँ से बनते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं वही डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं और नए सेल्स बनते हैं। दैट इज वाई he states that cell arises from a pre-existing cell. जो सेल एग्जिस्टेंस में होती है उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। सो इन शॉर्ट
वी कैन से दैट ये जो सारे इन्वेंशंस या डिस्कवरीज हुई है वो एकदम से नहीं हुई है, धीरे धीरे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी, उसके बाद इन्वर्टिब्रेट्स के सेल्स को स्टडी करना, जैसे छोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे यूग्लेना है या बैक्टीरिया सेल्स है। उसके बाद जो ऑर्किड का जो रूट है उसको स्टडी करना और उसके अंदर जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है उसको नाम देना न्यूक्लियस। फिर आगे और भी प्रोटोप्लाज्म की स्टडी की, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती है वो प्रोटोप्लाज्म में ही होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। उसके बाद हेरिडिटी कैसे ट्रांसफर होती है, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक कोड जो होता है, जो डीएनए होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, उसकी स्टडी की है। उसके बाद एक साइंटिस्ट ने बोला है कि सिर्फ प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। उसके बाद ये प्रूव हुआ कि एनिमल्स, प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है वो भी सेल्स से ही बने हुए, लिविंग सेल्स से ही बने हुए होते हैं। देन वन मोर डिस्कवरी वॉज डन विच इज नए सेल्स कहाँ से बनते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में सेल्स है उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन राइट अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियोरी। तो सेल थियोरी क्या कहती है, ये जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये सेल थियोरी। व्हाट डज द सेल थियोरी स्टेट्स, all living organisms are composed of cells। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स जो भी है वो सेल्स से बने हुए हैं। ऑल न्यू सेल्स अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स कहाँ से बनते हैं, पुराने सेल्स जो या एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं बॉडी में वो डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड, रिजल्ट ऑफ डिवीजन, वो डिवाइड होते हैं और 1 से 2 सेल्स बनती है या मल्टीप्लाई होती जाती है सेल्स इस तरीके से। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा यूनिट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, सेल होता है। और सारे जो फंक्शंस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होती है, वो सेल के अंदर ही होती है। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन भी लगभग सारे सेल्स का सिमिलर टाइप का ही होता है। जैसे सारी सेल्स जो होती है, वेदर प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सारी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता ही है, साइटोप्लाज्म होता ही है, न्यूक्लियस भी होता है और बाकी जो फिर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होता है। देन the function of an organism as a whole is the outcome of the combined activities and interactions of the constituent cells। इसका मतलब ये है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स जब अपने अपने फंक्शंस एग्जिबिट करती है और उन कंबाइंड एक्टिविटीज जो है अलग अलग सेल्स की, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। मतलब कोई भी जब फंक्शन कैरी आउट होता है, जैसे रेस्पिरेशन, तो अलग अलग सेल्स इन्वॉल्व होती है इसमें। तो हर एक सेल जो होती है वो अपना काम करती है और इन ऑल देखा जाए तो जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है और एक पर्टिकुलर फंक्शन है विच इज रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है और जो कंबाइंड इफेक्ट मिलता है वो ये होता है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी या फंक्शन इज कैरिड आउट इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसमें कुछ सेल थियोरी के कुछ एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, जैसे वायरसेस। वायरसेस क्यों एक्सेप्शन, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ 1 न्यूक्लिक एसिड एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, दे लैक प्रोटोप्लाज्म। सेल थियोरी में तो पहले ही बोला है कि यहां आप देख सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस कैरी आउट होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। ये हमने देखा है, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, राइट। सो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल सेल्स से अलग ही होता है, उसको असेल्यूलर ही कहते हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर वायरस सेल्स का होता ही नहीं है। वो क्या होता है, एक प्रोटीन का कोट होता है और उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, आइदर डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए। जो हम प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर वायरसेस में होता ही नहीं है, इसीलिए वायरसेस एक्सेप्शन है। दूसरा है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, प्रोकैरियोट्स है ये।
या आपने क्लास 8 में पढ़ा है, दीज आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है इनमें। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, राइट। तो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, राइट। तो इसीलिए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो सेल में नहीं, वो प्रोकैरियोट्स है, इसीलिए विच लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे भी सेल थियोरी के एक्सेप्शंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है वायरस है, ये दिस इज प्रोटीन कोट, और ये जो है अंदर आपको ऐसे थ्रेड जैसे दिख रहा है दैट इज आरएनए और डीएनए। तो इसमें सेल का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये सेल थियोरी का एक एक्सेप्शन है वायरस। और दूसरा ये है बैक्टीरिया का सेल, जिसमें आप ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ सेल वॉल, और ये जो अंदर का है दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आप देखिए यहाँ पे आरएनए है, दिस इज आरएनए बट इट इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये पूरा साइटोप्लाज्म है जिसमें ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे दीज आर राइबोसोम्स है। और ये जो है आरएनए ये डायरेक्टली एक्सपोज्ड है इन द साइटोप्लाज्म, ऐसा कोई इसके ऊपर मेम्ब्रेन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रोकैरियोट है, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द सेल थियोरी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। In the next class in the next part we will see what are prokaryotes and eukaryotes. Thank you for now.